लड़कियां मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे गुरकल की बात करा आप, ऋतिका और विशाली का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मतलब एक ना टांगा माथे गिर देते, पिछली गले बैक ले कर दी। लेकिन कोर्रा का ऐसा नहीं मैं देखने मिला। मतलब कहीं जैसे गुरकुल की एक साथ प्रैक्टिस करा उनमें भी नहीं। मतलब नेशनल में कवर है, नेशनल में राइट कवर की हमारे पास कमी शुरू से हमें चल रही थी ना, राइट कवर की। वो मैंने लिखित में भी भेजा था कि राइट कवर हमारे पास वीक चल रहा है, तो रेलवे को थोड़ा शफलिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मतलब रेलवे में तो कई सीनियर चेहरे भी थे, तभी तो कह रही हूँ शफलिंग करने की जरूरत है। देखो परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट एक खिलाड़ी नहीं दे सकता, और डाउनफॉल है उसका, तो डाउनफॉल हो रहा है तो उसको थोड़े दिन के लिए रेस्ट दे दो, क्योंकि रेस्ट ही उसको दोबारा बेस्ट बनाता है। अच्छा लड़कियां की बात करा जी, जैसे लड़कियां में एक जो कवर की चैन हो, जैसे सुनील प्रवेश की बात करा, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन लड़कियां में मैंने आज तक भी ऐसा कवर नहीं देखने मिला। मतलब डिसिप्लिन कितना जरूरी है जी। मतलब कोई प्लेयर 19 हो और डिसिप्लिन का पक्का हो, और कोई प्लेयर 21 हो लेकिन अनडिसिप्लिन हो, यह चीज़ भी देखो आप इंडिया के में। आज का टाइम है जो नए चेहरे हैं, जो मतलब तकरीबन ये खेल रहे हैं, जो 100% दे रहे हैं, उनमें तो एक रेडर एक कैचर कौन से आपके मन पसंद में मतलब 100 का 100 दे रहे, अच्छा करेंगे आगे भी, मतलब 2026 एशियन गेम में भी। कभी भी अच्छा खिलाड़ी जिसके डोजिंग है, जिसकी मूवमेंट है, जिसकी फिटनेस है, जिसका टेक्निक्स है, एकदम खिलाड़ी को, नए खिलाड़ी को हम पिक करके लेके आते हैं। अननोन चेहरा एकदम से आपके सामने आके दिख जाएगा, अरे ये भी लड़की आ गई, ठीक है। और कई बार पुराने चेहरे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सलाह देती हूँ उनको कि या तो आप बराबर का परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं तो आप रेस्ट कीजिए। मतलब हरियाणा का जैसे पिछली बार गोल्ड था, अच्छी परफॉर्मेंस थी काफ़ी जब भी गोल्ड आया है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी गए। हिमाचल की बात करा सेकंड थी, लेकिन उससे ज़्यादा प्लेयर गए। इसके बारे में क्या कहोगे आप? मतलब सिचुएशन के देखो, जैसे गोल्ड में तो भाई इतने चेहरे तो लेने, सेकंड में तो इतने लेने, ऐसा कुछ है या कुछ और? मैं वो हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि हम सारे बैक बेंचर वो जीरो लेके चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैक बेंचर भी तो हमारे पास उतना ही सपोर्टिंग होना चाहिए ना जितना हमारे फ्रंट पे है। कोई इंजरी हो जाए, कोई बैक बेंचर होता किस लिए है? बिल्कुल, उसको केवल बैक में बिठाने के लिए और वहां पे सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम भाई। गुड़गांव में फिलहाल मौजूद हूँ, और कबड्डी की द्रोणाचार्य अवार्डी सुनील डबास मैडम आज हमारे साथ है, तो पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। फिट हो? और ऑब्वियसली फिट ही है। मतलब शुरुआत तक बात करांगे जी। आप जो कर उस टाइम कबड्डी का बहुत कम क्रेज होए करता, कबड्डी में आने की कुकर सोचा था उस टाइम? नहीं, आने की तो कबड्डी तो हर घर में है, और हमारे गांव में तो जैसे फाग की जो परंपरा होती है ना, हमारे गांव में बहुत अच्छा सा एक शाम के टाइम पे फाग लेडीज खेलती थी। उसमें मेरी माँ बड़ा अच्छा फाग खेलती थी, सूट सलवार में कबड्डी खेलती थी। तो वो छुप छुप के, लड़कियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती थी रात में, लेकिन छुप छुप के वो फाग देखते थे। तो फाग में मेरी माँ को खेलते देखा, मेरी माँ अपनी टीम की कैप्टन होती थी, तो अच्छा लगता था। माँ जीत गई था, बस हम भी जीत गए। वो और पिताजी भी मेरे कबड्डी खेलते थे, पिताजी मेरे आर्मी में थे, तो भी वो कबड्डी खेलते थे। बिल्कुल। कितने उम्र हो कर दी जब मतलब कबड्डी में अपना कदम रखा था? हो गई कोई 3-4 साल की उम्र बस और उसके बाद जब रात में लेडीज फाग खेलती थी, सुबह उठ के उसी ग्राउंड पर हम सारी छोटी छोटी लड़कियां पहुंच जाते थे। उसमें लड़की लड़का क्या, मतलब वो तो गांव में छोटे बच्चे, तो जब बच्चे थे तो उस ग्राउंड पर फिर हम खेलते थे वैसे ही, चप्पल का पाला बना के और लकड़ी के डंडे रख के। और इस गेम में सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसमें संसाधनों की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ना महंगा है, और जहाँ कहो वहीं कबड्डी, जहाँ खड़े हो जाओ वहीं कबड्डी। तो ये एक ऐसा खेल है जो सस्ता है, लेकिन भारतवासियों के रग रग में बसा हुआ भारतीय खेल है। बिल्कुल जी। जब मतलब आपने शुरुआत करी थी, नॉर्मल फैमिली तो कर दे तकरीबन सारे, मतलब फैमिली वाले के रिस्पॉन्स था जब अपने कबड्डी में कदम रखा? क्योंकि लड़कियां तो पहले ही इजाज़त बहुत कम दे कर दे, मतलब उस टाइम तो 16, 17, 18 की उम्र में ब्याह दे कर दे। नहीं देखो, फैमिली में तो पहली बात तो छोटे बच्चे थे तब तो ग्राउंड पे वैसे ही खेलते रहते थे। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो गर्ल्स स्कूल था, उसमें प्रैक्टिस वैसे हो जाती थी। हाँ, जो हर्डल्स मेन आई थी वो जब कॉलेज लेवल पे पहुंच गए थे, उस टाइम पे थोड़ा सा लड़कियों पे फोकस किया जाता कि अभी बड़ी होगी शादी कर दो, तो गांव में प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो झज्जर में प्रैक्टिस कर लेते थे। झज्जर में प्रैक्टिस करते थे, सूट सलवार पहन के घर से जाते थे, सूट सलवार में वापस आ जाते थे, तो किसी को पता नहीं होता था हम क्या खेलते हैं। तो सिटी में प्रैक्टिस करके उल्टे आ जाते थे। तो गाँव के जो रीति रिवाज और जो वो है, उन सब को हमने समेट के रखा, तोड़ा मरोड़ा नहीं, इसलिए खेलते रहे। बिल्कुल। अच्छा, जो आपके बैचमेट थे, मतलब आप नेशनल इंटरनेशनल की बात करा, वहाँ कौन से चेहरे कर दे उस टाइम?
हमारे टाइम पे होती थी एक शिक्षा थी जो बाद में पुलिस में चली गई थी। और एक सरोज लड़की थी मदिने की, सुनीता थी, और भी घनी छोरी थी जो मतलब जिनको कबड्डी में एक हस्ती मानते थे। तो बस मिन्नी थी, मिन्नी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। रोहतक में आजकल शायद वो एक एकेडमी भी चला रही है लड़कियों की। बिल्कुल। देखते देखते कितना बदलाव आ गया, मतलब जिस टाइम अपन ने शुरुआत करी थी शायद अपन उस टाइम नहीं हो भी नहीं पा रहा था, इस टाइम मतलब इतनी कामयाबी मिल जाएगी, इतना बड़ा नाम होगा ना, ये नहीं सोचा था। और सोचना क्या था कि पहले खेल कबड्डी मिट्टी में और एक नॉन ग्लैमरस गेम था। और इसको गेम को जो पॉपुलरिटी सही मायने में मैं कहूँगी तो प्रो कबड्डी के बाद इसका एक लेवल है वो बड़ा हाई हुआ। इससे पहले कबड्डी एशियाड में भी शामिल हुई, और लड़कियों की तो और बॉयज़ की 20 साल बाद 1990 में बॉयज़ की शामिल हो गई थी। और 2010 का एशियाड में फर्स्ट टाइम इंडिया की जो है टीम ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब कबड्डी को एशियाड में शामिल करना और उसके बाद वर्ल्ड कप होना और प्रो कबड्डी में शामिल होना, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से कबड्डी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ऊंचा हुआ। और उसके बाद कबड्डी को एक इंडिजीनियस गेम को हम इतने हाई ऊंचाइयों पर छूते हुए हम देख रहे हैं कि इस खेल की जो आज हैसियत है वो विश्व स्तर की होगी और वर्ल्ड क्लास पर अब हम आगे सपना भी देख रहे हैं कि ये ओलंपिक में भी शामिल हो। बिल्कुल। अच्छा जी, लड़कों की प्रो कबड्डी चलेगी, लेकिन बोल भी रहे हैं कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन लड़कियां ने आज भी मतलब वो है कमी महसूस हो रही है, लड़कियों की प्रो कबड्डी नहीं चल रही। मतलब आप इतना बड़ा उस पर जाके कौन नहीं करे रिक्वेस्ट भाई लड़कियों की भी प्रो कबड्डी चलाओ। देखो प्रो कबड्डी गर्ल्स की हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में है, और अभी दादरी में आपने पता ही नेशनल हुआ तो खुद लीग कमिश्नर अनुपम गोस्वामी जी ने अनाउंस भी किया था कि हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। और कुछ छोटी मोटी कुछ खामियां आ रही हैं या कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो उनको सब मिलके दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही लड़कियों की भी प्रो कबड्डी वो आ जाएगी। तो एक अवार्ड की बात करा जी, आप अवार्ड किस लेवल पे मिला है जो कर, या किसी के ज़्यादा टूर हो या नेशनल के मेडल देखे के परफॉर्मेंस देखे करा, जो द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड जो जितने भीम अवार्ड जितने मिले उसके बारे में बताओ। देखो सबसे मेन तो है परफॉर्मेंस और रिजल्ट। कभी भी कोई भी अवार्ड है वो रिजल्ट बेस्ड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और उसमें खिलाड़ी की लगातार कंटिन्यूअस जो है कोच है चाहे खिलाड़ी है, और ध्यानचंद अवार्ड भी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। उनके साथ मेहनत ही है, हार्ड वर्क ही है और रिजल्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि कबड्डी में बहुत ऐसे भी रह गए हैं जिन्होंने जिंदगी भर हार्ड वर्क किया लेकिन उस लेवल का जो अधिकारी था नहीं मिला। कुछ ऐसे भी हैं जो कम हार्ड वर्क करके जल्दी मिल गया, कोई लक्की भी है कोई अनलक्की भी है। तो ये ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ चलता रहता है। लेकिन कबड्डी में आज हर अवार्ड है वो मिलता जा रहा है, चाहे अब सिविलियन अवार्ड्स हो, पद्मश्री मिल गए, चाहे हमारे कबड्डी को द्रोणाचार्य अवार्ड हो, काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड बहुत जो खिलाड़ी हमारे बहुत पिछले टाइम से, जब कबड्डी इंटरनेशनल भी नहीं था तब भी अर्जुन अवार्ड मिले हुए हैं। और ध्यानचंद अवार्ड हैं वो भी कई खिलाड़ियों को मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी कबड्डी को हर अवार्ड उसमें देखा जा रहा है। अभी भी 2-3-4 अवार्ड मिल गए। तो ये जो है अवार्ड में कबड्डी का एक अपना जो है रास्ता बन गया है। और आगे आने वाले समय में बहुत खिलाड़ियों को ये इस प्रकार के अवार्ड्स हैं वो मिलते रहेंगे, खिलाड़ियों को, कोचेज को। और मेरी तो सबके साथ शुभकामनाएं हैं कि कबड्डी ऐसे ही फ्लरिश करता रहे। बिल्कुल जी। अच्छा, लड़कियों की प्रो कबड्डी चलाने में कितना के टाइम लगेगा, मतलब कुछ पूछो जी। देखो अभी तक के क्या है कि कबड्डी में काफ़ी सारे झंझट चल ही रहे हैं कि भाई कभी कोर्ट में पहुंच गया कबड्डी, कोर्ट से बाहर अभी कल इलेक्शन हुए हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि नया जो हमारा नई बॉडी बनी है AKFI की वो कितना काम करती है, कैसा काम करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही प्रो कबड्डी शुरू हो जाएगी लड़कियों की। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, जो आप सर में इंडिया का मैं 36 लड़कियां ले उसके बाद 24 ले, उनकी मतलब परफॉर्मेंस देखो जी, मतलब कुछ सिफारिश का भी कुछ सिस्टम है। बहुत सारे लोग नहीं कहा कि कबड्डी में सिफारिश भी है, कितने के कुछ लग गया। नहीं देखो ये तो हवा में बातें करना मुझे आता नहीं है। और टीम गोल्ड लेके आती है तो उसमें टॉप मोस्ट खिलाड़ियों को लिया जाता है। टॉप मोस्ट खिलाड़ी नहीं लोगे तो आपका गोल्ड नहीं आएगा। और अप्रोच टॉप मोस्ट की कौन करता है? बिल्कुल जी। बस तो वहीं पे खत्म हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल जी बिल्कुल।
अच्छा, जो लड़के मतलब जो हरियाणा तो बहुत सारे कैश प्राइज मिल गए, लेकिन जो अदर स्टेट तक खेले थे उनका बारे में क्या कहोगे? उनकी मतलब कैश नहीं मिला, वो भी प्लेयर है, उनने भी देश खातर खेले थे, उनकी भी देश की जोड़ी में मेडल दिया है। देखो स्पोर्ट्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राष्ट्रीय विषय भी है, स्टेट का विषय भी है। हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज है और गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, हर एक स्टेट की अलग पॉलिसी है। तो जो जिस स्टेट से खेलता है उस स्टेट की पॉलिसी में उसका क्या स्थान है। अब हमारे स्टेट की पॉलिसी, हरियाणा की पॉलिसी है वो कैश प्राइज, पदक लाओ पद पाओ, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो खिलाड़ी के फेवर में हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं। तभी हरियाणा नंबर 1 पे स्पोर्ट्स में चल रहा है। 2% पॉपुलेशन 33% जो है रिजल्ट दे रही है। तो ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। उस स्टेट में जिससे जहाँ से बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से खेलता है, उस स्टेट की पॉलिसी देखी जाएगी कि उस स्टेट में उसको क्या मिला, कितना दिया जा रहा है। ये तो हर एक स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेशनल की पॉलिसी सभी खिलाड़ियों को बराबरी है, लेकिन स्टेट्स में डिफरेंस हैं और वो सभी की स्टेट्स की पॉलिसी सेम है। मुझे नहीं लगता जब तक खेल विषय को सेंट्रल लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में ना डाला जाएगा, केवल मतलब सेंट्रल लिस्ट में डाला जाएगा, अब कंकरेंट लिस्ट में है। खेल विषय पे सभी स्टेट्स हैं अलग अलग पॉलिसीज बनाती हैं। जब सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट से हटके, तो शायद हो सकता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे, तो एक टीम में 12 खेलने वाले बच्चों को 12 के 12 को इक्वल जो है यहाँ पे आके फेलिसिटेशन मिले, तो वो एक अलग विषय है। पर स्टेट में हर एक स्टेट अपना अपना जिन जिन ने जो पॉलिसी बना रखी है वो उस पॉलिसी के अनुसार दे रहे हैं खिलाड़ियों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, जॉब के कौन सी जॉब पर आजकल? मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ कॉलेज में। मतलब जॉब के संपर्क कुकर कैसे हुए थे? मतलब उस टाइम में शायद कबड्डी इतनी ऊंचाई पर नहीं थी। नहीं, जॉब मैं अपने टैलेंट से, अपने बलबूते से आई हूँ। इसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉपर थी, एमफिल पीएचडी और नेट क्वालिफाई करके, और हरियाणा गवर्नमेंट की जैसे कमीशन एचपीएससी के थ्रू पोस्ट निकलती हैं, तो उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो क्वालिफाई करके मैं अपनी पूरी क्वालिफिकेशन से वहाँ जॉब में आई हूँ। बिल्कुल। मतलब गेम का बारे में नहीं, गेम से उसमें मुझे कोई गेम का बेनिफिट से मैं जॉब में नहीं आई हूँ। जॉब मेरी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से है, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी थी, गोल्ड मेडलिस्ट एजुकेशन में भी थी, एमफिल पीएचडी नेट क्वालिफाई थी, और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे के तब मैं जॉब में आई। एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मेरिटोरियस बेस पे सिलेक्शन होते हैं, वो मेरिट बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि जॉब जो जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे भी मैं खिलाड़ियों को खिला सकती हूँ। वहाँ पे मैं कितने खिलाड़ी हमने तैयार कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पूरा मैट सिस्टम है, इंडोर ग्राउंड है, लड़कियाँ खेलती हैं, बॉयज भी खेलते हैं। इवन मेरे पास बॉयज और गर्ल्स दोनों प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमारा एम वहाँ पूरा हो रहा है ना, खिलाड़ियों को प्रिपेयर करना, खिलाड़ियों को प्रिपरेशन कराना, खिलाड़ियों को रेडी करना, और खिलाड़ियों को एक सपना देना वहाँ से शुरू होता है। तो वो डेली रूटीन में वर्क करते हैं, वो गवर्नमेंट की एकेडमी। हाँ, मेरा पर्सनल जो है, पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पर्सनल एकेडमी से या पर्सनल उससे निकालूँ। गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलता है सब कुछ, तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, जो प्लेयर हुआ है कि या छोटी हाइट का, कम वेट का स्पीडी हो, एक लंबी हाइट का थोड़ा सुस्त हो, उनमें के कुछ क्वालिटी देख के ले हो जी आप? मतलब कहीं इसे स्टार हुआ है, मतलब स्पीड का कारण नंबर तोड़ ले, आप के क्वालिटी देखे करो जो इंडिया कैंप भी अपना अटेंड करे? देखो, क्वालिटी रेडर की क्वालिटी अलग होती है, डिफेंडर की क्वालिटी अलग होती है, और दूसरा इस लेवल पे आके प्लेयर का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो भी बहुत मायने रखता है। अब रेडर के लिए जहाँ तक देखो अदर कंट्रीज भी आ गए कंपटीशन में है, और मैट पे गेम आ गया। पहले थोड़ा सा स्पीडी कम था, अब गेम मैट पे आने के बाद स्पीडी हो गया, स्लिपरी हो गया। अच्छा, पहले इंजरी डिफरेंट टाइप की होती थी, अब इंजरी डिफरेंट टाइप की होती है। इंजरी प्रोन गेम तो है ही ऑब्वियसली। तो खिलाड़ी का हम बेसिकली जो देखते हैं बेसिक लेवल पर, उसकी सबसे पहले हाइट देखी जाती है रेडर के लिए। रेडर अगर अच्छी हाइट का होता है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट का, क्योंकि ग्राउंड की लेंथ और उसकी वजह से उसको अच्छी हाइट का हमेशा बेनिफिट मिला है और मिलता रहेगा। दूसरा, उसके अंदर हम फिर स्पीड देखते हैं। स्पीड की जो क्वालिटीज हैं वो खिलाड़ी को इस मैट पे बहुत बेनिफिट देती है। तो स्पीडी क्वालिटी हम कैंप के दौरान भी बच्चों की स्पीड है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, हम टेक्निकल देखते हैं। खिलाड़ी का इंडिया लेवल तक आने के लिए वो एडवांस प्लेयर हो चुका होता है, बेसिक नहीं होता। तो एडवांस प्लेयर में फिर हम टेक्निक्स पे फोकस करते हैं कि इस प्लेयर के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट की जो टेक्निक्स हैं, रेडर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, डिफेंस की अलग रिक्वायरमेंट है। इवन मैंने एक टेस्ट बैटरी भी बनाई है खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए, और उसको मतलब अगर हम उसको सही तरीके से लागू करते हैं तो उसमें
परफेक्शन के साथ हमारे पास खिलाड़ियों का मेरिटोरियस खिलाड़ी ऑटोमेटिक भर्ती हो जाते हैं। तो वो टेस्ट बैटरी जो है उससे हम बीच बीच में मैं टेस्ट भी करती रहती हूँ खिलाड़ियों का, कैंप के दौरान भी, ताकि खिलाड़ी को भी ये हो जाए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, उसको अपना खुद का एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है और हमें उस खिलाड़ी का डाटा तैयार करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि खिलाड़ी का हमारे पास जब तक एक कंक्रीट डाटा नहीं होगा, हम उसको ऐसे अंधाधुंध, आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं, खिलाड़ी का सिलेक्शन है साइंटिफिक होना चाहिए, उसके अंदर हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने की जो क्वालिटी है वो निकालनी है। तो एक खिलाड़ी की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। और आज जो कबड्डी है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं समझती हूँ कि ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। केवल डिफेंडर, केवल रेडर हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि हमें ऑलराउंडर्स की जो है क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर होने चाहिए, ताकि वो डिफेंस और ऑफेंस है कभी टूट ना पाए। हर एक रेडर्स में भी हम वो क्वालिटी डेवलप करते हैं कि वो, मैंने कितने सारे रेडर्स जो केवल रेडर थे और इंडिया टीम में आने के बाद मैंने उनको डिफेंस की पोजीशंस में सेट किया कि ताकि वो थोड़ा थोड़ा डिफेंस भी करते रहें। और बाद में वो धीरे धीरे जब उनकी रेडिंग क्वालिटीज थोड़ी सी डाउनफॉल भी जाती हैं तो वो डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफेंस में उतना स्पीड वर्क नहीं चाहिए होता जितना रेडिंग में चाहिए होता है। तो वो खिलाड़ी हमें एक लंबे समय तक हेल्पफुल हो सकता है, एक्सपीरियंस उसका हमें यूजफुल हो सकता है, और खिलाड़ी के अंदर हम वेरिएशन डेवलप कर सकते हैं जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं। तो एडवांस लेवल पे खिलाड़ियों के अंदर हम जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उसके साथ साथ हम कुछ एडवांस टेक्निक और एडवांस क्वालिटी डेवलप करते हैं, ताकि वो टीम के लिए लॉन्ग टर्म तक हमें हेल्पफुल हो सके। बिल्कुल। अच्छा, जो अदर मतलब इंडिया तो बाहर की टीम की बात करा, जो पहली बार एशियन गेम में लड़कियां की एंट्री हुई थी उस टाइम शायद टक्कर नहीं देकर देव टक्कर देने लगी, उनकी स्किल में अपने स्किल में कुछ फर्क लग गया जी आपने, क्योंकि आपने तो उनकी कबड्डी सीखी है। देखो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम एशियाड में एंट्री, उससे पहले हम एशियन चैंपियनशिप भी काफ़ी खेल चुके थे, उससे 10 साल पहले से हम खेल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, और वही कंट्रीज हमारे साथ है। क्योंकि जैसे ईरान है, 2010 में भी हमारे साथ 1-1 फाइट हुआ था। ईरान की एक अच्छी टीम शुरू से रही है, और ईरान और इंडिया में बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं समझती। जो कंट्री एशियन कंट्री हैं उन्हीं में ये गेम ज़्यादा डेवलप है, और एशियन कंट्री हैं वो इंडिया के ऑलमोस्ट जो है ये गेम हर जगह किसी और नाम से पॉपुलर हो, लेकिन इन गेम्स की जो है वहाँ पे भी बॉडी कॉन्टैक्ट गेम अच्छे खेले जाते हैं। तो जो टक्कर की बात है, जहाँ तक एशियाड में जो टक्कर है वो पहले एशियाड से लेकर अब तक लगातार चल रही है, बनी हुई है, ठीक है। और एक बार तो हम 2014-18 में जो है अपना मेडल भी लूज कर चुके हैं, कलर लूज कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। और देखो, कोई भी कंट्री उतरता है तो जीतने के लिए उतरते हैं सभी, कोई हारने के लिए नहीं उतरता। हाँ, धीरे धीरे देखो हमने कितने गोल्ड जो जीते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सारे भारतीय खेल हो, हम भी तो दूसरे कंट्री के खेलों में मेडल जीतते हैं, तो वो भी हमारे में जीतेंगे। तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, और ये इसके लिए आपको प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा कि हमारे इंडिजिनियस गेम है तो उसको केवल ये हमारा ही नहीं है, इसके ऊपर कोई और भी बादशाह कायम कर सकता है, कोई किंग बन सकता है। तो ये एक ओपन कंपटीशन है, और इसमें किसी भी कंट्री को आप छोटा या कम आंकिए मत, हर एक कंट्री को हम बराबर लेके चलते हैं। अब चाइनीज़ ताइपे, पिछली बार जब चाइनीज़ ताइपे ने 18 में ईरान को बीट किया था, मैंने तभी कह दिया था कि ये वुड बी चैंपियन है, क्योंकि उसके फुटवर्क, उसका स्टाइल, उनकी जो टेक्निक्स हैं और उनका जो वे ऑफ स्टाइल है वो इतना कॉम्पिटिटिव है। वो हमारे साथ 1-1 खेलता है। और इसीलिए इसमें जब हमारा फर्स्ट मैच चाइनीज़ ताइपे के साथ हुआ तो तभी मैंने लड़कियों को इन्फॉर्म किया था कि ये 1-1 मैच जाएगा। जब हम फाइनल में चाइनीज़ ताइपे के साथ पहुंचे, ईरान को जब बीट किया उसने, तो मुझे तभी लगा था कि, और फाइनल मैच मैंने लड़कियों को यही कहा कि फाइनल मैच जैसे 1-1 का जाएगा। मैं कैंप के दौरान मैंने लड़कियों को, क्योंकि ये टीम तो फाइनल हमने सेलेक्ट की थी, तो कैंप के दौरान मैंने ये 1-1 का मैच, बहुत कॉम्पिटिटिव मैच खिलाई। क्योंकि मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये लगता था कि लड़कियों में एक मेंटल टफनेस ऐसी रहनी चाहिए जो एंड में ये ना हो कि पहले क्या होता था कि 2-3 प्लेयर, अगर टॉप प्लेयर है, अगर वो आउट हो गए तो बाकी टीम सारा ना हौसला छोड़ देती थी। तो ये एक होता था साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो मैं लगातार टीम के साथ जब भी मैं बनती हूँ तो मुझे एक अलग से, मैं उनकी तैयारी में लग जाती हूँ, मेंटल टफनेस। जब आप 1-1 फाइट कर रहे हो तो आप वहाँ पे अगर गिव अप कर दिया और मेंटली थोड़ा सा भी प्रेशर में आ गए, तो इंटरनल जो एक ताकत होती है वो खिलाड़ी अपनी यूज नहीं कर पाता प्रेशर में।
वहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। तो ये 1-to-1 का मैच मैंने कम से कम भी ना तो सैकड़ों मैच खिलाए हैं ऐसे। तो जैसे ही बच्चों को ये हो गया कि ये मैच 1-to-1 जाएगा, और मैंने यही उनको मैसेज कन्वे किया कि ये मैच 1-to-1 जाएगा, जो स्ट्रेटेजी हम वहाँ अडॉप्ट करते थे यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी से चलना है, और 1-to-1 फाइट में करके हम जीत गए। तो वो लड़कियों ने बहुत अच्छा, काबिल तारीफ जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और सभी जो है मेहनती लड़कियाँ बधाई की पात्र हैं। बिल्कुल। जैसे पिछली बार लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात करें, इंडिया मतलब हार गई थी। अब की मतलब जब पीछे बैठे थे, दिल की धड़कन कितनी तेज हो रही थी, क्योंकि उससे पहले अपने मैच लागे बहुत कम लागे कर दे। देखो, मेरे दिल की धड़कन तेज नहीं होती, मेरा माइंड स्ट्रेटेजी में चलता है। हाँ। दिल की धड़कन तो कमजोर आदमी की तेज होती है। नहीं मतलब जब देश की बात है, नहीं धक धक लग जाए, कुल देश की बात आती है, वहाँ पे हम फाइटिंग के तरीके ढूंढते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दिल की धड़कन तेज करने से आदमी कमजोर होता है। ठीक है, तो यही तो मैं सिखाती हूँ। मेंटल टफनेस यहीं से शुरू होती है कि आपके सामने आप compete कर रहे हो, अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी तो आप प्रेशर में आ गए। यही सिम्टम्स होता है, दिल की धड़कन बढ़ते ही आप प्रेशर फील करते हो। हमने वहाँ पे धड़कन बढ़ानी नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट तभी आती है जब आप धड़कन को कंट्रोल में रखते हो, और मैं धड़कन कंट्रोल करना सिखाती हूँ। और मैंने टीम को एक जो मैं कहती हूँ ना सूत्र दिया है कि धड़कन मत बढ़ने देना। फाइट तभी करोगे जब आपने धड़कन को ढीला छोड़ दिया, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, तो आप गए, हार गए। और मान लेते हो हार तो हार गए, और ठान लेते हो तो जीत गए। तो मैंने ठानना सिखाती हूँ, धड़कन बढ़ने की बजाय धड़कन को कंट्रोल करना सिखाती हूँ। और जब जब खिलाड़ी ने धड़कन को कंट्रोल करके शेर की तरफ फाइटिंग करना सीखते हैं, वो जीत के आते हैं। तभी हमने लगातार बैक टू बैक, मैंने कभी एक सिंगल मैच आज तक 8 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते हैं, एक भी सिंगल मैच कभी हारा नहीं है। इंडिया कैंप की बात करा, नॉर्मल डाइट में जो आप अगर प्रैक्टिस करा हाँ जो या यूनिवर्सिटी वगैरह कैंप लगा, और इंडिया की डाइट डूइट में कितना के फर्क लगा, कितना वर्क फालतू हुआ है या कम हुआ है, के ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ, जिम ज़्यादा, रनिंग ज़्यादा, या मतलब ग्राउंड का ज़्यादा टाइम दो? देखो, सभी चीज़ें इक्वली मायने रखती हैं। कोई एक एंगल पे आप फोकस करके मेडल नहीं जीत सकते। आज साइंटिफिक ट्रेनिंग का ज़माना है, और जब आप साइंस को फोकस करके चलते हैं, मैं एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी हूँ, मैं हर एंगल पे, मैंने कम से कम 20 किताबें लिखी हैं, 20 सैकड़ों मैं रिसर्च पेपर जो है मेरा इन्हीं चीज़ों पे निकलता है। तो मैं हर एंगल पे काम करती हूँ। मुझे डाइट के लिए मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। खिलाड़ियों की डाइट है, उसकी पर डे की जितनी कैलोरीज हम बर्न कराएंगे, उसकी कैलोरीज का इनटेक और आउट बर्न, वो हम कैसे बैलेंस करें, और खिलाड़ी की बॉडी की रिजर्व जो है वो हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि खिलाड़ी का हमने रिजर्व पावर भी बढ़ाना है, तो उसमें हम बैलेंस डाइट पे फोकस करते हैं। डाइट उसकी प्रोटीनियस कितना रहना चाहिए, कार्ब्स क्या रहना चाहिए, उसके अंदर विटामिन्स का क्या बैलेंस रेशियो रहना चाहिए, तो वो सारा हम उसकी कैलोरीज पर डे का बर्निंग कितना है और उसका इनटेक कितना है, इसमें पूरा फोकस होता है। और ये मैं केवल ये नहीं कि मैं फोकस करती हूँ, ये मैं खिलाड़ी को सिखाती भी हूँ कि आप अपनी डाइट को कैलकुलेट करना सीखिए, ताकि आप अपनी डाइट को अपने साइंटिफिक वे से आप ले सकें और उसकी बर्निंग को काउंट कर सकें। खिलाड़ी को मैं समझती हूँ, बोलती हूँ उनकी कि आप एक मशीन समझो, मशीन को जितना ही फ्यूल डालोगे उतना ही मशीन वर्कआउट देगी। तो आपकी बॉडी भी एक मशीन है, उसको फ्यूल देते रहो, वो वर्कआउट देगी। अभी तो आपकी उम्र क्या है, उस उम्र में हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो हाई लेवल होता है। 30-35 साल की उम्र तक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और लड़कियों की जो है वो मैक्सिमम हमारी एज थी 30 तक थी। तो 30 तक की उम्र की लड़कियां हैं, अच्छा मतलब एक उनका जज्बा है, उनकी फिजिक है, उसमें डाइट का जो प्लानिंग है, चार्ट है, वो उन सब के पास रहता है। उनको प्रोटीन कितना चाहिए, बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर प्रोटीन जाता है, प्रॉपर डाइट। और डाइट का आजकल मैं ये एक तारीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी करूँगी। पहले एक बार 2016-17 में हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, मैंने पूरे इंडिया में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 78 एकेडमीज हैं, उनका असेसमेंट किया। तो हमें जो उसमें रेफ़र किया था कि साइंटिफिक सपोर्ट है ना, वो हमारी सिफर साइड है। साइंटिफिक सपोर्ट के बगैर आप एथलीट को उस लेवल पर नहीं पहुंचा सकते जहां हम इसी कट थ्रोट कंपटीशन में जाना चाहते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे जूनियर साइंटिस्ट हैं, और डिफरेंट जो जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं,
स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेनर है, हाँ जी, हाँ जी, हर फील्ड का वहाँ पे एक्सपर्ट है भर्ती किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो साइंटिफिक सपोर्ट अभी सेंटर्स में निकल कर आई है वो एथलीट को बेनिफिट दे रही है, क्योंकि हम किसी भी एक कड़ी को कमज़ोर छोड़ के नहीं चल सकते, एक भी कमज़ोर कड़ी हमारी नाव डुबो सकती है। तो अब इंडिया का जो स्पोर्ट्स में रिजल्ट आज आए हैं उसके पीछे बैकअप जो प्लानिंग है वो साइंटिफिक प्लानिंग का एक रिजल्ट है, और साइंटिफिक प्लानिंग आज बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हो रही है, और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हमारे जो है देश में इस प्रकार के सेंटर्स की और आवश्यकता है, क्योंकि जो पूल है वो बढ़े और साइंटिफिक सपोर्ट है वो बढ़े, साइंटिफिक सेंटर्स की और आवश्यकता है, ताकि और हम खिलाड़ियों को एक प्रॉपरली साइंटिफिक गाइडेंस भी दे सके और रिजल्ट भी निकाल सके। रिजल्ट हमारा साइंस से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग है, वो फिजिक है, वो साइंस है, और साइंस को आप विदाउट उसकी नॉलेज के बगैर नहीं चला सकते। बिल्कुल। अच्छा, डिसिप्लिन कितना जरूरी है जी? मतलब कोई प्लेयर 19 हो और डिसिप्लिन का पक्का हो, और कोई प्लेयर 21 हो लेकिन अनडिसिप्लिन हो, यह चीज़ भी देखो आप इंडिया के में। डिसिप्लिन 100%, मतलब 100% खिलाड़ी डिसिप्लिन ही होना चाहिए। और मुझे फक्र है कि कबड्डी में ऐसा इनडिसिप्लिन मुझे कभी कोई बच्चा इस प्रकार का नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, कबड्डी में मैं 99.9% है, उसमें मैं सारी लड़कियों को मैंने आज तक डिसिप्लिन ही पाया है। ठीक है, 0.1% छोड़ दो, वो भी धीरे धीरे डिसिप्लिन में आ जाता है। तो डिसिप्लिन को मैं 100% मार्क्स देना चाहूँगी, और डिसिप्लिन ही रिजल्ट देता है। जब तक आप खिलाड़ी को डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, एक्चुअली क्या है कि खिलाड़ी, हमारी लड़कियां ऐसे हैं, उनको एक मोटिवेशनल ट्रिगर दे दो, जो मैं समझती हूँ लड़कियों में, और वो ट्रिगर देने के बाद है ना, मुझे उनको टोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि बेटा आपका वेट ज़्यादा, मुझे वेट इतने दिन में इतना कंट्रोल करना है, ये आपका डाइट चार्ट रहेगा और ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, तो उस ट्रेनिंग पार्ट में मुझे आपको, आज मैंने आपको चार्ट दे दिया, मुझे ये चार्ट आपको साइड बाय साइड लागू करना है, क्योंकि मैं मेन जो है ट्रेनिंग को इफेक्ट नहीं होने दूंगी, लेकिन आपको साइड में करना है। तो उस खिलाड़ी को बस इतना बोलने की ज़रूरत ही होती है। मैं सुबह 4 बजे भी उठ के देखती हूँ अपने उससे कर्टेन हटा के, तो 4 बजे भी ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसा जुनून है, और वो जुनून पूरा करते हैं, और वो डिसिप्लिन छोड़ो, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल, तभी रिजल्ट आता है। बिल्कुल। अच्छा, नेशनल की बात करा, कुछ प्लेयर इसे वो नेशनल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हुए फिर भी इंडिया खेला है, इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब नेशनल में उनकी परफॉर्मेंस ली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक भी जाओ है। ऐसा कौन गया? नहीं है, मतलब कुछ हम तो सुनने में आऊँ, मैं तो बात करनी हमारा तो काम है जी। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। नहीं मानते? नहीं मानती। मतलब मैच की हुआ सिचुएशन हुआ है, मतलब आज 21 खेले के, कल 19 खेलेगे। उस लोगों का नजरिया अलग हो सकता है, उनको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस, हमें लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस वहाँ जरूरत थी। ठीक है जी, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। सीनियरिटी कितनी जरूरी है जी? जो अगर कुछ नए प्लेयर बढ़िया पड़ा है, अगर नेशनल की बात करा, लेकिन सीनियरिटी जरूरी है, या मतलब नॉर्मल बालक जो नए बालक हुए हैं भी काम चलाने लग रहे हैं 100% दे रहे, लेकिन फिर भी जो एशियन गेम में भी कई सीनियर चेहरे जा रहे थे 2-3। देखो, इसमें क्या है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी टीम, जब आप मैं इसमें जो हमेशा मेरे माइंड में ये रहता है कि युवा जोश और होश में रखने के लिए एक्सपीरियंस्ड, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमने उन बच्चों को भी चाहिए जब हमें डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, जब हमें मैच में फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ चलानी होती है, और जब हम बहुत 1-to-1 कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जिनके ऊपर हम पूरा भरोसा करके और ये कर सकें कि हाँ, ये यहाँ पे परफेक्ट करेगा। तो ऐसे हमें नए चेहरे भी चाहिए, और ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए जो अंदर से पूरी टीम को कंट्रोल कर सके और काबू कर सके। देखो, कोच क्या है कि कोच वहाँ पे टाइम आउट के एक लिमिटेशंस हैं, उसमें आके आप उनको ट्रेनिंग देके या बीच में आप उसको समझा सकते हैं। कोच बीच में खड़ा होकर तो खेलेगा नहीं, तो किसके ऊपर छोड़ता है? एक्सपीरियंस्ड प्लेयर पे। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अंदर से टीम को खिलाते हैं, और वो जो टीम को अंदर से डावाडोल नहीं होने देते, फाइटिंग रखते हैं, अंदर से मोटिवेट रखते हैं, और उन जो नई बच्चियां आई हैं उन
उनको डोज देते हैं बीच बीच में कि यस यू कैन डू, तो वो जो सिचुएशन होती है वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो बेहतरी कर सकता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर होता है। नए बच्चे कई बार होता है पहली बार जाते ही उसके फेस पे डर बैठ जाता है, कंपटीशन फियर जो है वो हर एक खिलाड़ी में हो सकता है, क्योंकि नया जो है एक्सपोजर उसको ज़्यादा हुआ नहीं है इंटरनेशनल लेवल का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैमरा का एक्सपोजर नहीं है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट का एक्सपोजर नहीं है, बाहर कंट्री में जाके उनके अंदर थोड़ा भय रहता है। तो एक कंपटीशन फियर है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है खिलाड़ी के अंदर, लेकिन उस कंपटीशन फियर से बाहर जाने के लिए एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उसको हेल्प करता है। इसलिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि टीम के अंदर एक्सपीरियंस भी उतना ही होना चाहिए और हमारे पास युवा भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी डायनामिज्म होता है युवा के अंदर उसको हम वहाँ मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। आज का टाइम में जो नए चेहरे हैं जो मतलब तकरीबन खेल रहे हैं जो 100% दे रहे हैं, उनमें तो एक रेडर एक कैचर कौन से आपके मनपसंद हुए, मतलब 100 का 100 दे रहे, अच्छा करेंगे आगे भी, मतलब 2006 एशियन गेम में भी? देखो एक गर्ल्स में मैं बताऊंगी तो पूजा, रेडरों की पूजा, हाँ रेडर पूजा है। की बात और डिफेंस में मैं बात करूंगी तो ज्योति ठाकुर इस टाइम पे बेस्ट दे रही थी मेरे पास कैंप में भी, हालांकि वो कवर पे खिला रखी थी, वो राइट कॉर्नर है। हाँ जी। राइट कॉर्नर पे ज्योति ठाकुर इस टाइम पे बेस्ट खिलाड़ी है, और लेफ्ट में भी हैं अभी 2-4 खिलाड़ी और उभर के आ रहे हैं नए नए, तो अभी 2 तो यही हैं, ज्योति ठाकुर और पूजा अथवाला। बिल्कुल। हिमाचल है मतलब हरियाणा कई बार बहुत लोकल टीम थी, हिमाचल की बात करा, लेकिन कड़ा की कमी लगी आपकी उस भाई उड़ता है मैच में टर्न आया। हरियाणा का डिफेंस कमजोर था, डिफेंस कमजोर था आपकी बात। अगर फाइनल की बात करा रेलवे का और हिमाचल की बात करा तो रेलवे का डिफेंस कमजोर था। अच्छा, डिफेंस की वजह से? हाँ बिल्कुल। रेलवे में अभी नए भर्तियां करी हैं, और रेलवे के नए बच्चों का जोश है उनको यूटिलाइज करना चाहिए। नए बच्चे काफ़ी आ रहे हैं रेलवे में और भर्ती हो भी चुके हैं, तो रेलवे को थोड़ा शफलिंग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, मतलब रेलवे में तो कई सीनियर चेहरे भी थे, तभी तो कह रही हूँ शफलिंग करने की ज़रूरत है। देखो परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट एक खिलाड़ी नहीं दे सकता, और डाउनफॉल है उसका, तो डाउनफॉल हो रहा है तो उसको थोड़े दिन के लिए रेस्ट दे दो, क्योंकि रेस्ट ही उसको दोबारा बेस्ट बनाता है। अगर वो खिलाड़ी अपने आप को इस काबिल रख सकता है, ऐसा नहीं है मैं उम्र को कभी भी यहाँ पे आड़े नहीं आने देती, क्योंकि उम्र नहीं, परफॉर्मेंस फिटनेस है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस दोनों बरकरार हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। फिर यहाँ पे किसी को उम्र से मत तराशो, बिल्कुल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर वो अपने आप को मेंटेन करके चल रहा, चरलाथन ने 44 साल की उम्र में परफॉर्मेंस दी है, तो दे सकता है। मतलब वो तो अब भी इंजरी होगी तो उसका ज्यादा इस कारण दूर है नहीं भी, मतलब 2-3 साल खेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्र से नहीं, खिलाड़ी की जो फिटनेस लेवल है और खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस का लेवल है कि वो कुछ कर रहा है नेशनल्स में भी इंटरनेशनल में भी, तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ही उसका जो है पैमाना होना चाहिए सिलेक्शन का। ये नहीं कि चेहरा कभी भी सिलेक्शन का पैमाना नहीं होता, ना था, मेरे सामने कभी नहीं रहा है। मैंने अच्छे टॉप खिलाड़ियों को भी कई बार बाहर की सलाह दी है, और अच्छे नए एकदम उभरता खिलाड़ी की मुझे एकदम क्लिक कर गया, यस दिस इज स्टफ फॉर इंडिया, तो उनको मैंने पिक किया है। कभी भी अच्छा खिलाड़ी जिसके डोजिंग है, जिसके मूवमेंट है, जिसकी फिटनेस है, जिसका टेक्निक्स है, एकदम खिलाड़ी को, नए खिलाड़ी को हम पिक करके लेके आते हैं। अननोन चेहरा एकदम से आपके सामने आके दिख जाएगा, अरे ये भी लड़की आ गई, ठीक है। और कई बार पुराने चेहरे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सलाह देती हूँ उनको कि या तो आप बराबर का परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं तो आप रेस्ट कीजिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल हो रहा है जी, मतलब हरियाणा का जैसे पिछली बार गोल्ड था, अच्छी परफॉर्मेंस थी काफ़ी जब भी गोल्ड आया है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी गए। हिमाचल की बात करा सेकंड थी, लेकिन उससे ज़्यादा प्लेयर गए, इसका बारे में क्या कहोगे आप? मतलब क्या सिचुएशन देखे करो? देखो खिलाड़ी कम नहीं गए, खिलाड़ी तो उतने ही गए हैं जितने जा सकते हैं हर एक स्टेट से। हरियाणा से कितने गए? दो गए। हिमाचल से कितने गए? 3 गए। हाँ तो कोई बात नहीं, पोजीशन तो देखी जाती है ना, यहाँ स्टेट मत चुनो, क्योंकि सिलेक्शन में हम कभी स्टेट नहीं देखते हैं।
कुल सारे खिलाड़ी अगर कुल मिला के देखा जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट से खेलते, इससे खेलते, लेकिन 3 ही स्टेट के बच्चे थे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपने देखा होगा ना। तो क्या मैं स्टेट को भाव दूं या यहाँ भी रिजर्वेशन लागू करूं? नहीं, मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि मतलब सिचुएशन के देखो, जैसे गोल्ड में तो भाई इतने चेहरे तो लेने लेने, सेकंड में तो इतने लेने, ऐसा कुछ है या कुछ और? मैं वो पूछ रहा ये पैमाना कभी नहीं होना चाहिए कि गोल्ड में से कितना लेना, सिल्वर में से कितना लेना, ये पैमाना नहीं। टीम को किस पोजीशन पे किस खिलाड़ी की जरूरत है, हमें अगर टीम में कोई पोजीशन पे किसी खिलाड़ी की आवश्यकता है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारे पास डिफेंस में हम बैकअप लेके चलते हैं। डिफेंस में अगर 4 खिलाड़ी हैं तो उसके साथ अगर हमारे पास उसी डिफेंस के बच्चे ऑलराउंडर नहीं है तो हम बैकअप लेके चलते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि हम सारे बैक बेंचर वो 0 लेके चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैक बेंचर भी तो हमारे पास उतना ही सपोर्टिंग होना चाहिए ना जितना हमारे फ्रंट पे है। कोई इंजरी हो जाए, कोई बैक बेंचर होता किस लिए है? बिल्कुल। उसको केवल बैक में बिठाने के लिए और वहां पे सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं। वो भी उतना ही अच्छा खिलाड़ी होता है बैक पे बैठा हुआ जो फ्रंट में खेल रहा होता है। सिचुएशन ये है कि वो 19-20 है, वो वहां पे वो 20 की परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी कभी उसको इंजरी होगी या कुछ होगी या सिचुएशन पलट गई तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये मैं कभी नहीं सोचती किसी कौन सा स्टेट का क्या खिलाड़ी है, किस स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है, स्टेट ने नेशनल में क्या मेडल लिया, ये हमारे सिलेक्शन का पैमाना नहीं है। सिलेक्शन का पैमाना है किस खिलाड़ी की किस पोजीशन पे हमें चाहिए और टोटल हमें कितने प्लेयर किस पोजीशन पर लेने हैं, लेफ्ट रेडर कितने हमने लेने हैं, राइट रेडर कितने लेने हैं, लेफ्ट डिफेंस में हमारे पास लेफ्ट राइट कॉर्नर कवर, राइट कॉर्नर राइट कवर, लेफ्ट के रेडर राइट के रेडर। तो ये जो सिचुएशन होती हैं उसमें हमारे पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम इस स्टेट को यहाँ पे इतना रिजर्व करें। नो, चाहे उसका गोल्ड आया हो उससे एक भी जा सकती है, हाँ। 2 भी जा सकती हैं, और गोल्ड आया उससे हो सकता है कि एक भी सेलेक्ट ना हो। अच्छा जी। तो ये क्योंकि उनका हो सकता है कि वो जो सेट था, हाँ। उस सेट ने वहां अच्छा खेला, पूरे के पूरे सेट को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस उनकी एक सिचुएशनल होती है। अपोनेंट टीम, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें कई बार कंसिस्टेंसी है वो हल्की फुल्की अंदाज में हिल जाती है प्रेशर में। कई बार खिलाड़ी जो है उसको सही सिचुएशन में बैकअप नहीं मिला, सही सिचुएशन में उसको वो परफॉर्मेंस देने के लिए उसका जो है परफॉर्मेंस कभी कभी कैसे गड़बड़ा जाता है। हाँ जी। कभी नेशनल्स में हम देखते हैं कि टॉप खिलाड़ी था, आज उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, हमारे ऊपर भी एक प्रेशर जाता है कि कंसिस्टेंट चाहते हैं हम, तो उस खिलाड़ी के फिर बैकअप में हम जाके देखते हैं, पूछते हैं उससे कि क्या हुआ, कैसे परफॉर्मेंस डाउन गई। तो उसकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं, उसकी पर्सनल पोजीशन सामने आ जाती है, फिर उसका जो है कोऑर्डिनेशन सामने आ जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी मायने रखती हैं जो जिनको हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार खिलाड़ी उनसे प्रभावित हो जाता है। तो परफॉर्मेंस जो है हमारी हमेशा जो है मेरिट जो है हमारी परफॉर्मेंस से निकलती है। स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, और मेडल की टैली में कौन सा स्टेट किस लेवल पे है वहाँ से हमारे पिक एंड चूज नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा खिलाड़ी की टीम की पोजीशन और टीम के अंदर उसका कहाँ कौन सा स्थान पे वो खेल सकता है, ये प्रायोरिटी होती है, और वो मेरिट बेस पे होती है। बिल्कुल। अच्छा, लड़कियां की बात करा जी, जैसे लड़कियां मैं एक जो कवर की चैनल है ना, जैसे सुनील प्रवेश की बात करा, बहुत अच्छे कम्बिनेशन है, लेकिन लड़कियां में मैंने आज तक भी ऐसा कवर नहीं देखने मिला। मतलब ये कुछ मतलब खिलाते मतलब बताते नहीं भाई कि ऐसा करो, इंडिया का में एक इकट्ठा कम्बिनेशन होना चाहिए, आज तक भी नहीं देखने मिले जी। देखो, सुनील और प्रवेश इकट्ठा एक ही गांव के, एक ही जगह रहने वाले, एक ही जगह बचपन से साथ रहे हैं, उन्होंने उस कोऑर्डिनेशन को डेवलप किया है। हमारे पास गर्ल्स में क्या है कि कॉर्नर किसी स्टेट का मिलता, कवर किसी स्टेट का मिलता, उनका उतने लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कॉर्नर कवर का कोऑर्डिनेशन बहुत बिगड़ा हो, ऐसा नहीं है। कॉर्नर कवर अच्छा खेले हैं, जब भी आपको 19-20 से हो सकता है, लेकिन जहां उसकी जरूरत होती है तो कॉर्नर कवर का अच्छा कोऑर्डिनेशन। हमारा वर्ल्ड कप में मैं 4 ऐसे खिलाड़ी बताऊं जिनको मैं पिलर मानती थी टीम का, वर्ल्ड कप में दोनों कॉर्नर दोनों कवर। हाँ जी। कॉर्नर पे दोनों खेल रही थी, मुझे आज भी याद है, एक कॉर्नर खेल रही थी कविता हरियाणा से, और दूसरी कॉर्नर खेल रही थी महाराष्ट्र से 12 टके, और इधर से कवर खेल रही थी दीपिका, और इधर से कवर खेल रही थी लेफ्ट राइट दोनों ये प्रियंका। हाँ जी। प्रियंका और दीपिका का कॉर्नर कवर का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का रहा है, काबिले तारीफ रहा है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्नर और कवर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा
हम स्टेट वाइज अगर देखें और तो एक स्टेट में और एक जगह पे प्रैक्टिस करते हुए सुनील और प्रवेश का कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा क्लोज हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों में कवर और कॉर्नर का कॉम्बिनेशन, कवर दो कवर का कॉम्बिनेशन नहीं मिला हो। ऐसा बहुत अच्छा कॉर्नर कॉर्नर कवर कवर हमारे पास मिले हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली जिन्होंने गोल्ड दिया है तो परफॉर्मेंस दी है, तो सोचने की बात ही नहीं है। नहीं, मैं मतलब लड़कियां में ज्यादा बात कर रहा हूँ। कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे गुरकल की बात करा बा, ऋतिका और विशाली का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मतलब एक ना टांगा माथे गिर देते, पिछली गले बैक एले कर दी। लेकिन कोरा का ऐसा नहीं मैं देखने मिला। मतलब कहीं जैसे गुरुकुल की एक साथ प्रैक्टिस करा, उनमें भी नहीं। मतलब नेशनल में कवर है, नेशनल में राइट कवर की हमारे पास कमी शुरू से हमें चल रही थी ना, राइट कवर की। वो मैंने लिखित में भी भेजा था कि राइट कवर हमारे पास वीक चल रहा है, तो राइट कवर पे बाद में ज्योति को यूज किया गया। तो नेशनल में भी राइट कवर हमें, पूरे नेशनल में हमने देखा है कि राइट कवर हमें अच्छा नहीं मिला नेशनल में, और इसीलिए राइट कवर हमारी जो है टीम सेलेक्ट होके गई, तब भी राइट कवर की कमी मुझे महसूस हो रही थी और राइट कवर हमारे पास नहीं था। ज्योति राइट कवर नहीं थी, ज्योति तो राइट कॉर्नर थी और कॉर्नर को हमने कवर पे यूज किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ना। शायद इसकी मतलब अपना जो लड़कियां का पिछला एशियन गेम था उसमें भी कमी महसूस हुई थी, क्योंकि संदीप नरवाले का राइट कॉर्नर है वो कवर खेल रहा था, इसकी कमी अपन वहाँ भी महसूस हुई थी। हाँ, तो ऐसे ही लगा लीजिए कि यहाँ पे भी राइट कवर की कमी है, वो मुझे शुरू से लग रही थी। राइट कवर हमें नेशनल में भी नहीं मिला। मैंने महेंद्रगढ़ नेशनल में सारी टीमों के राइट कवर पे हमारा फोकस था सिलेक्शन कमेटी का, और राइट कवर हमें थोड़े से नेशनल में जो चाहिए इंडिया के लेवल का वैसा नहीं मिला। बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड कप होगा लड़कियां का भी होगा या नहीं जी? ये तो सवाल उनसे पूछो जो करवाएंगे। नहीं, मतलब सुनने में आई हो आप, मतलब बातचीत तो आती है। देखो, सुनने में तो हर साल सुनते हैं प्रो कबड्डी लीग गर्ल्स की आ रही है, जून में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। मतलब इस बार सुनने में आया। नहीं, सुनने पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। जब तक हमारे पास कागज डॉक्यूमेंट नहीं आते तो इस पे कमेंट करना उचित नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई मैडम के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, और अगला इंटरव्यू किसका देखना चाहो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी है। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।